हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका। हेलो, वेलकम टू इंग्लिश बेसिक बेसिक क्लासेस। इस चैनल के माध्यम से आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख सकें और बोल सकें, सीख सकें और पढ़ सकें। इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इंग्लिश ट्रांसलेट बनाएंगे और सीखेंगे। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम इसमें जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, क्योंकि ये न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर में काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। इसलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। इसमें हम आओ टेंस सीखें। क्लास नंबर 12 फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हमें बनाना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचानने का नियम क्या है? जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके होंगे लगा रहे तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। अब इसमें पढ़ते हैं हम। परफेक्ट रूप का आखिरी टेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस टेंस के वाक्यों के अंत में क्या आता है? देखिए क्या आता है। चुका है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या आ होगी, ई होगी, ये होंगे आदि। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल होता है। याद रहे, साधारण स्थिति में आई बी के साथ शैल हैव का प्रयोग होता है और बाकी के साथ विल हैव लगाया जाता है। दूसरे परफेक्ट टेंसों की तरह इस टेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। कौन सी फॉर्म का? थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब इस टेंस के कुछ वाक्य हैं, उन वाक्यों को हम बनाते हैं। वह चटनी बना चुकी होगी, या हम ले सकते हैं उसने चटनी बना ली होगी। अब इसे ये सेंटेंस कैसे बनेगा? सी विल हैव मेड सॉस। वह चटनी बना चुकी होगी या उसने चटनी बना ली होगी। ही, सी, इट नेम के साथ में हम विल हैव का प्रयोग करेंगे। ओके। और आई बी के साथ शैल हैव का प्रयोग करेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल हैव, इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। हमें जो लगाना है शैल हैव। शैल हैव किसके साथ लगेगा? शैल हैव आई बी के साथ हम शैल हैव का यूज करेंगे और विल हैव का यूज जो हम करेंगे ही, सी, इट नेम के साथ हम विल हैव का यूज करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट। अब सी, सी के साथ क्या लगता है? विल हैव मेड, इसकी फर्स्ट फॉर्म मेक, मैड, मेड। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हम अजाय बघर का दौरा कर चुके हैं, या हमने अजाय बघर का दौरा कर लिया होगा। इसका क्या आएगा? बी सेल हैव विजिटेड द म्यूजियम। बी सेल हैव विजिटेड द म्यूजियम। मैंने क्या बताया आप लोगों को? आई और बी के साथ में सेल हैव का प्रयोग करेंगे। बी सेल हैव विजिटेड द म्यूजियम, विजिटेड द म्यूजियम। विजिटेड की फर्स्ट फॉर्म रहेगी विजिट, विजिटेड, विजिटेड। तीसरा एग्जाम्पल, वह नींबू निचोड़ चुका होगा, या उसने नींबू निचोड़ लिया होगा। ही विल हैव, वह नींबू निचोड़ चुका होगा या उसने नींबू निचोड़ लिया होगा। इसमें क्या आएगा? ही विल हैव स्क्वीज्ड द लेमन। इसका क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म स्क्वीज, स्क्वीज्ड, स्क्वीज्ड। सेकंड, थर्ड। वे कपड़े रफू कर चुके होंगे या उन्होंने कपड़े रफू कर लिए होंगे। दे विल हैव डर्निड द क्लॉथ्स। इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी डर्निड द क्लॉथ्स, दे विल हैव डर्निड द क्लॉथ्स। थर्ड फॉर्म। तुम गुब्बारे में हवा भर चुके होगे या तुमने गुब्बारे में हवा भर दी होगी।
यू विल हैव इन्फ्लेटेड द बलून। इन्फ्लेट, इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड। यू विल हैव इन्फ्लेटेड द बलून। अब हम बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नावाचक वाक्य। इन वाक्यों में विल या सेल के बाद लेकिन हैव से पहले नॉट का इस्तेमाल होता है, अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नावाचक वाक्य बनाने के लिए विल नॉट हैव या सेल नॉट हैव का प्रयोग होगा और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी। अब हम बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कुछ नावाचक वाक्य। वह चटनी नहीं बना चुकी होगी या उसने चटनी नहीं बनाई होगी। शी विल नॉट हैव मेड सॉस। हम अजायब घर का दौरा नहीं कर चुके होंगे या हमने अजायब घर का दौरा नहीं किया होगा। वी शैल नॉट हैव विजिटेड द म्यूजियम। वह नींबू नहीं निचोड़ चुका होगा या उसने नींबू नहीं निचोड़ा होगा। क्या आएगा इसका? ही विल नॉट हैव स्क्वीज्ड द लेमन। वे कपड़े रफू नहीं कर चुके होंगे या उन्होंने कपड़े रफू नहीं किए होंगे। दे विल नॉट हैव डर्नेड द क्लॉथ्स। तुम गुब्बारे में हवा नहीं भर चुके होगे या तुमने गुब्बारे में हवा नहीं भरी होगी। यू विल नॉट हैव इन्फ्लेटेड द बलून। प्रोनाउंसिएशन की। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका उच्चारण अक्सर गलत किया जाता है। इन शब्दों के गलत व सही उच्चारण नीचे दिए गए हैं, इनको हम पढ़ते हैं और सही जानते हैं कि इनको किस प्रकार से बोला जाता है, क्योंकि कुछ शब्द जो होते हैं इंग्लिश में हम गलत बोल देते हैं, तो उनको हम सही उच्चारण उनका हम देखते हैं। शब्द शब्द लिखा है फाइकंड। फाइकंड, फाइकंड इसको गलत बोलते हैं। इसका जो सही उच्चारण है फीकंड। फीकंड मतलब होता है उपजाऊ। आपास्पिट, इसका सही उच्चारण होगा आपास्टिट। अपने मत या धर्म का त्याग करने वाला व्यक्ति। अपौशल, अपौशल, अपौशल बोलते हैं इसके। अपौशल मतलब होता है फरिश्ता। एप्लीक, एप्लीक नहीं बोलते इसको, इसका जो सही उच्चारण है एप्लीके। एप्लीके, एप्लीके, इसका मतलब इसका जो अर्थ निकलेगा एप्लीके, कपड़ों पर सजावट का काम करना। ठीक है, एप्लीके, कपड़ों पर सजावट का काम। एप्रिशिएट, एप्रिसिएट, अब इसका सही अर्थ है अप्रिसिएट, मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। आप थोड़ा सा और जानते हैं, इनोवे है, जैसे कि निम्न वाक्य में किसी भी तरीके से वह पास नहीं हो सकता। इन नो वे, अब देखिए यहाँ देखते हैं हम, इन नो वे का अर्थ होता है इन नो वे। इन नो वे का अर्थ होता है किसी भी तरीके या ढंग से नहीं। अगर हम कोई वाक्य इन नो वे से शुरू करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हमेशा हमेशा सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि निम्न वाक्यों में पहला है किसी भी तरीके से वह पास नहीं हो सकता। इन नो वे कैन ही पास। इन नो वे कैन ही पास। प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट टेंसों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए उन वाक्यों में क्या लगाते हैं? डू, डज और डिड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। जैसे कि निम्न वाक्यों में देखते हैं, वह किसी भी तरीके से धूम्रपान नहीं करता है। इन नो वे डज ही स्मोक। इन नो वे डज ही स्मोक। उसने किसी भी तरीके से मेरी मदद नहीं की। उसने किसी भी तरीके से मेरी मदद नहीं की। इन नो वे डिड ही हेल्प मी। इन नो वे डिड ही हेल्प मी। इन नो वे डिड ही हेल्प मी। क्विज है कुछ, उनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट चाइना वार वाज फॉट बिटवीन। जो पहला चीनी युद्ध था वह किसके बीच लड़ा गया? चाइना एंड ब्रिटेन के बीच।
चाइना एंड एगैप्ट, चाइना एंड फ्रांस, चाइना एंड इंडिया। इसको हम डिटेल से अभी जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, विच सिटी इज नाउ यस द बिग एप्पल? कौन सा शहर बिग एप्पल के नाम से जाना जाता है? टोक्यो, न्यूयॉर्क, पेरिस, सिंगापुर। विच कंट्री इज नो यस द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स? किस देश को सफेद हाथियों की धरती के रूप में जाना जाता है? थाईलैंड, मिस्र, चाइना, जापान। क्वेश्चन नंबर 4, द हैरी पॉटर सीरीज इज रिटन बाय? हैरी पॉटर श्रृंखला द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? के रोलिंग के द्वारा, जे रोलिंग के द्वारा, या के रोलिंग के द्वारा, या के रोलिंग के द्वारा? चलिए अब हम डिटेल से जानते हैं और इनके आंसर देखते हैं। Which of the following is not a fundamental right? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार। देखिए आंसर टू द क्विज, War between China and Britain is also known as the first opium war. It lasted for more than 2 years. चीन और ब्रिटेन के बीच युद्ध को प्रथम अफीम युद्ध के तौर पर भी जाना जाता है। यह 2 से अधिक वर्षों तक चला गया। किसके बीच में? चीन और ब्रिटेन के बीच में ये युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर है, देखें आप, बिग एप्पल इज अ निकनेम ऑफ न्यूयॉर्क सिटी. इट वाज popularized in 1920 by Johann J. फिट्जगेराल्ड. बिग एप्पल न्यूयॉर्क शहर का एक उपनाम है। यह 1920 में जॉन जे फिट्जगेराल्ड द्वारा लोकप्रिय किया गया। थाईलैंड इज फॉर्मली नाउन एज सियाम. Elephant have played an important part in Thailand's history. In wagoners they were used in warfare. थाईलैंड औपचारिक रूप से सियाम के रूप में जाना जाता है। हाथियों ने थाईलैंड के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बीते युगों में उन्हें युद्ध में इस्तेमाल किया जाता था। हैरी पॉटर इज अ सीरीज ऑफ फैंटेसी नोवेल रिटन बाय ब्रिटिश author J.K. Rowling. These novels describe the life of a young wizard, Harry Potter and his friends. हैरी पॉटर ब्रिटिश लेखक जे.के. रोलिंग द्वारा लिखे गए काल्पनिक उपन्यासों की एक श्रृंखला है। ये उपन्यास एक युवा जादूगर हैरी पॉटर और उसके दोस्तों के जीवन का वर्णन करते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स ऑफ पीपल. In Indian Constitution, right to property is not recognized as a fundamental right. In 1977, 44th Amendment had eliminated it as a fundamental right. मौलिक अधिकार लोगों के मूल अधिकार हैं। भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। 1977 में 44वें संशोधन ने इसे एक मौलिक अधिकार के तौर पर समाप्त कर दिया था। अभी हमने जो एमसीक्यू देखे हैं उनकी हमने डिटेल भी जानी और ये उसके आंसर दिए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इनकरेक्ट, करेक्ट, गलत। इनकरेक्ट मतलब होता है गलत और करेक्ट मतलब होता है सही, ये तो आप लोग जानते ही हैं। इनकरेक्ट, आई डू नॉट माइंड टू वेट फॉर यू। करेक्ट, इसका करेक्ट क्या हुआ देखना आप, आई डू नॉट माइंड वेटिंग फॉर यू। अब देखिए माइंड के बाद हम टू का नहीं बल्कि आईएनजी का प्रयोग करते हैं। माइंड के बाद क्या करते हैं? आईएनजी का प्रयोग करते हैं, टू का नहीं करते हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके बाद हम टू की बजाय कोई अन्य प्रीपोजिशन लगाते हैं और उस अन्य प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं। ऐसे बहुत शब्द नीचे दिए जा रहे हैं, जैसे कि देखते हैं, कॉन्फिडेंट ऑफ, prevent form, go on, addicted to, forward to, hopeful of, insist on, abstain from, am yet, went on,
disqualified from excuse for persistent, think of, keep on, look, refrain from, succession, tired of, take to etc. अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं. आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग. आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग. दे prevented us from doing it. She went on. She went. She went on. She went on laughing. They are addicted to gambling. I am looking forward to seeing you again. He is hopeful of winning a lottery. He insisted on watching the movie. इसी प्रकार नीचे दिए गए इन शब्दों के बाद भी आईएनजी आता है, ना कि टू. अब देखिए, जैसे कि अवॉइड, इंजॉय, एक्सक्यूज, माइंड, हेट, वर्थ, इट्स नो यूज, कैंट हेल्प, etc. अब इसके आगे की सीरीज को हम कल पढ़ेंगे. और दूसरा काफ़ी अच्छा वीडियो जो हमारी इंग्लिश बेसिक क्लासेस की चल रही है उसमें हम बेसिक के साथ साथ काफ़ी अच्छे से सीखेंगे. अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको डेली वीडियो की जानकारी मिल सके और आप अच्छे से पढ़ सकें. इंग्लिश में काफ़ी अच्छा नॉलेज आपको हो और इंग्लिश आप काफ़ी अच्छे तरीके से बोल पाएँ. सो थैंक यू. कल मिलते हैं.